चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, नए जोश और उमंग के साथ त्रिकोणमिति, जो हर एक दृष्टिकोण से सभी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास के लिए तो पूरा इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ होता है, यह शाब्दिक अर्थ है तीन कोण वाले ज्यामितीय आकृति का नाम। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोण वाले ज्यामितीय आकृति का नाम। और इस ज्यामितीय आकृति को हम कहते हैं क्या? इस ज्यामितीय बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का डिफिनेशन देख लिया। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिन रेखाखंडों से कोई त्रिभुज बनता है उसे त्रिभुज की भुजा कहते हैं। अब किसी त्रिभुज के छह भाग होते हैं। तीन भुजा और तीन शीर्ष। आप लोग मेरे साथ नोट बनाते चलेंगे। तीन भुजा और तीन शीर्ष। एक त्रिभुज को देख लें। यहाँ त्रिभुज ABC, यहाँ त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं AB, BC तथा AC और तीन शीर्ष A, B तथा C। अब आगे भुजा के आधार पर त्रिभुज। देखिए, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज। एक का नाम समबाहु त्रिभुज। डेफिनेशन सुनकर के लिख लीजिएगा, बाद बाकी छोटा सा बोर्ड पर सब कुछ लिखना तो पॉसिबल है नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब कोई त्रिभुज ABC जिसकी बात कर रहे थे, अगर ABC है तो A की सम्मुख भुजा को छोटी A, B की सम्मुख भुजा को छोटी B और C की सम्मुख भुजा को छोटी C से हम डिनोट करते हैं। अगर यह त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात A बराबर B बराबर C होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो A बराबर B होगा, या B बराबर C होगा, या A बराबर C होगा, अर्थात कोई दो भुजा आपस में बराबर। और विषमबाहु त्रिभुज होगा तो A के बराबर ना तो B होगा और ना C होगा, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। अब कोण के आधार पर त्रिभुज को देखते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा बनेगा समकोण त्रिभुज।
और तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। पहले तो हम न्यून कोण किसको कहते हैं उसे जानते हैं। कोई कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहेंगे। समकोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहेंगे। और अधिक कोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहेंगे। अब न्यून कोण त्रिभुज को देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, मतलब है कि 90 डिग्री से छोटा होगा। समकोण त्रिभुज कोई एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहेंगे। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो या एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज एक कोण अधिक कोण, एक कोण क्या हो अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज इनकी भुजाओं में भी संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि न्यून कोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा होता है बड़ी भुजा के वर्ग से, अर्थात दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ी होती है। समकोण त्रिभुज दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी भुजा के। और अधिक कोण त्रिभुज दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग छोटा होता है बड़ी भुजा के वर्ग से। सही है। त्रिभुज बनने के लिए एक शर्त है। किसी त्रिभुज के बनने की शर्त है। बनने की शर्त क्या है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए बड़ी भुजा से। चलिए आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही हम विशेष रूप से त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। लिखते चलेंगे आप लोग साथ में समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बना दिया गया है, उसका नाम रख लेते हैं ABC, जिसका कोण B क्या है समकोण है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के कुल कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, मतलब है दो अन्य कोण क्या होंगे न्यून कोण। अगर आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, आप आंसर देंगे 2 न्यून कोण होते हैं। और ये न्यून कोण किस पे आधारित होता है, किस पे बनता है, तो उस भुजा को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं को नाम देते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को विशेष नाम दिया गया है। लंब, आधार और कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को लंब, आधार और कर्ण कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं। लंब किसे कहेंगे? लंब किसी न्यून कोण की सम्मुख भुजा को
भुजा को लंब कहते हैं। आधार किसे कहते हैं? किसी न्यूनकोण की संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। और कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा होती है, ध्यान रखिए। अब ये तीन जो कि हाल में बिहार दरोगा में पूछा गया है, मिलान करने को लेकर लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, डिफिनेशन दिया हुआ था, मिलान करना था, इसको ध्यान रखेंगे। हमने अभी देखा कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में दो न्यूनकोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को लंब, आधार और कर्ण कहते हैं। लंब, आधार और कर्ण का डेफिनेशन देखिए। कर्ण जो होता है समकोण की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए, एक महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि यदि कोई त्रिभुज समकोण होगा तो उसके दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय को लिख रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यूं कहें तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। नोट कर लेंगे सभी। चलिए अब यहां देखते हैं, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। अभी हम परिभाषित किए थे कि समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहेंगे। किसी न्यूनकोण की सम्मुख भुजा को जब कभी सम्मुख देखना हो तो जिसके सम्मुख देखना हो उसे हम ढक लें, तो बाकी का हमें सम्मुख मिल जाएगा। तो सी के सम्मुख भुजा, तो सी के लिए यदि हम लंब की बात करें तो वो ए बी है। सी के लिए अगर आधार की बात करें तो वो बी सी है। इधर ए के लिए लंब की बात करें, ए के लिए लंब, तो ए के लिए लंब आपको बी सी मिलेगा। ए के लिए आधार ए, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। अब ए से संलग्न तो दो भुजाएं हैं, ए सी और ए बी, लेकिन ए सी तो ऑलरेडी कर्ण है, इसलिए ए बी क्या है, आधार है। हम देखते हैं कि सी के लिए जो लंब है वो ए के लिए आधार है, सी के लिए जो आधार है वो ए के लिए लंब है। अर्थात किसी न्यूनकोण के लिए जो लंब है वो दूसरे न्यूनकोण के लिए आधार होता है। ठीक है। अब त्रिकोणमिति का अगला बिंदु त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे? तो समकोण त्रिभुज की
किन्हीं दो भुजाओं को लेकर बनाए गए सभी संभव अनुपात को क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात कहेंगे। इस प्रकार त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं कौन कौन सी, उन्हें देख लें। तो पहली त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जिन्हें हम साइन या ज्या कहते हैं, मूलभूत निष्पत्तियां हैं। दूसरी कोसाइन या कोज्या कहते हैं, और टेंजेंट जिसे स्पर्शज्या कहते हैं। इन शॉर्ट साइन कोसाइन को कोस और टेंजेंट को टेन लिखा जाता है। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी कोण के लिए परिभाषित होते हैं और उस कोण का नाम थीटा लेते हैं। क्योंकि किसी कोण थीटा के लिए, किसी न्यून कोण के लिए ही उसके लंब और आधार कर्ण परिभाषित होते हैं, इसलिए थीटा लिखा जाता है। साइन थीटा किसे कहेंगे? लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। आधार तथा कर्ण के अनुपात को कोसाइन कहते हैं, और लंब तथा आधार के अनुपात को टेन कहते हैं। तीन अन्य निष्पत्तियां हैं जो इनका व्युत्क्रम होती है। साइन का व्युत्क्रम होती है कोसेक, जिन्हें हम कोसेकेंट कहते हैं। इन शॉर्ट लिखा जाता है कोसेक, किसी कोण थीटा के लिए परिभाषित करते हैं, और इन्हें कर्ण बटा लंब लिखते हैं। उसी तरह से कॉस के लिए जिन्हें हम सेकेंड लिखते हैं। इन शॉर्ट सेक होता है और उन्हें थीटा के लिए परिभाषित करते हैं कर्ण बटा आधार लिखते हैं। टेन के लिए कोटेंजेंट इन शॉर्ट कॉट लिखते हैं, किसी थीटा के लिए परिभाषित करते हैं, और इन्हें आधार बटा लंब लिखा जाता है। याद करने के लिए इन शॉर्ट हम याद करते हैं साइन कॉस टेन, और लिखते हैं इसे लंब का परपेंडिकुलर बाय कर्ण का हाइपोटेन्यूस। फिर कॉस के लिए बी बाई एच लिखते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन के लिए पी बाई बी लिखते हैं। इन शॉर्ट हम याद करते हैं, मिला दें अगर तो इस तरह से सभी क्रम से याद करें तो इसे याद करते हैं पंडित, भोला, प्रसाद, हरी घड़ी, बोल। इनका व्युत्क्रम अगर देखें तो टेन का व्युत्क्रम कोट कॉस का, सेक और साइन का कोसेक, ये इनका व्युत्क्रम है। इसलिए इनके लिए क्या लिखेंगे? हरी हरी बोल, पंडित, भोला, प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। हम अभी देखें कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा के लिए व्युत्क्रम सेक थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा का व्युत्क्रम हम कॉट थीटा लिखते हैं। ध्यान रखेंगे व्युत्क्रमों का गुणनफल एक होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब आगे देखेंगे पूरक कोणों की निष्पत्तियां। पूरक कोणों की निष्पत्तियां यूं कहें तो पूरक निष्पत्तियां, पूरक निष्पत्तियां कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। ज्यादा कुछ है नहीं। मूल निष्पत्तियों को अगर देखें, 3 निष्पत्तियां अगर देख लें तो जिनमें को वर्ड जुड़ेगा, को वर्ड से हम पता करेंगे कि किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पूरक है। फॉर एग्जाम्पल देखें अगर तो आप देखिए साइन में को वर्ड अगर लगा दें आगे से तो हो जाएगा वो कोसाइन। दैट मीन्स साइन की ये पूरक निष्पत्तियां हैं। टेन जिसे टेंजेंट भी कहते हैं, इसको अगर लगा दें तो कोटेन जिसके शॉर्ट में कॉट लिखते हैं, और सेक अगर इसमें को वर्ड लगा दें तो ये कॉसेक हो जाएगा जिसे कॉसेकेंट कहते हैं। तो इस तरह से पूरक निष्पत्तियां याद रखना बड़ा ही आसान है। साइन कोसाइन, टेन तो कोटेन और सेक तो कॉसेक। अर्थात अब पूरक निष्पत्तियों को थोड़ा समझ लें। पहले पूरक कोण है क्या? पूरक कोण क्या है? हम कहेंगे वैसे दो कोण जिनकी मापों का योग क्या हो, 90 डिग्री। क्या कहेंगे? पूरक कोणों के योग कहेंगे। वैसे दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री है। यदि कोई कोण थीटा है तो थीटा का पूरक होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। 60 डिग्री का पूरक है। इसके पूरक करने का मतलब है कि हम 60 में कितना जोड़ें कि मुझे 90 मिल जाए। तो ये जानकारी के लिए हम 90 में 60 को घटा देंगे और हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। 75 डिग्री का पूरक होगा तो आप आंसर देंगे 90 माइनस 75 बराबर 15 डिग्री। इस तरह से पूरक कोणों में बदलाव जो आते हैं उसको देखें। अर्थात अगर साइन थीटा को हमें कॉस में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा हमने क्यों लिखा? हमने साइन के लिए पूरक लिखा, साइन का पूरक कॉस, तो थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा, इसका अगर पूरक लिखना हो तो कॉस का पूरक साइन और थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इजी हो गया। इसमें हम थोड़ा रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दे देते हैं जिससे पता चले कि ये एक दूसरे के पूरक है। इसी तरह से टेन की बात करें, टेन थीटा अगर कॉट में लिखना हो तो इन शॉर्ट लिखेंगे कॉट और थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी सीख चुके हैं। थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा इसका पूरक लिखना हो तो 10, हमने 10 लिख दिया क्योंकि कॉट का पूरक 10 तो थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा। इजी वे में सीखते चलेंगे। सेक थीटा, सेक के लिए सेक का को शब्द लगा दीजिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से गुरु से लिखते हैं इसको, एक जैसा लग रहा है सब, लिख दीजिए सेक थीटा बराबर को शब्द लगा दीजिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम इसी तरह से कोसेक थीटा इसको लिखना है तो को हटा दीजिए,
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उम्मीद करते हैं कि पूरक कोणों की निष्पत्तियां क्लियर हो गई होगी। अब विभिन्न कोण और साइन कॉस टेन में उनका मान देख लेते हैं। इधर हम लिख देंगे कोण और इधर हम लिख देते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आसान है याद करना, पूछा जाता है। बांट लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री जो मूलभूत कोण है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबका अपना अपना याद करने का तरीका है। कुछ लोग याद भी किए होंगे। इधर देख लीजिए, साइन को चले, साइन कॉस टेन कॉट सेक और लास्ट में लिख देते हैं कोसेक। साइन 0 का वैल्यू 0 याद रखने का सीधा तरीका है। अगर याद नहीं हो तो लिख देंगे इनके लिए 0/4, इसी तरह से बढ़ाते चलेंगे 1/4, इसके लिए 2/4, इसके लिए 3/4 और इसके लिए 4/4। अब सबको पता है 0/4 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 0। इसको रूट से निकालेंगे, प्लस वैल्यू ले लेते हैं प्रथम पाद के लिए, तो 1/2। इसके लिए लिखेंगे तो 1 और ये 2 कटेगा, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 1/2। इसके लिए √3 और 4 का निकालें तो 2 और यहाँ से कट के 1, फाइनली इसका मिल जाएगा 1। और इस प्रकार त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किस प्रकार से मिली, तो साइन 0 तो 0, साइन 30 तो 1/2, इसके लिए 45 1/√2, इसके लिए √3/2 और इसके लिए 1। अब हम जानते हैं कि साइन का पूरक होता है कॉस, इसलिए अब अगर कॉस के लिए 0 देखें तो उसका पूरक वैल्यू साइन में क्या होगा, 1 होगा, 90 के बराबर होगा। तो इसलिए इसकी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो मान है वो पलटते चले जाएंगे। अर्थात इसके लिए हम लिखेंगे 1, इसके लिए लिख देंगे √3/2, इसके लिए लिख देंगे 1/√2, सेम, इसके लिए लिख देंगे 1/2 और इसके लिए लिख देंगे 0। इस तरह से याद। अब टेन के लिए एक फॉर्मूला जो पहले छूट गया था, हम साइन के लिए क्या देखे थे, साइन के लिए देखे थे साइन थीटा लंब और बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा हम देखे थे आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा के लिए हम देखे थे लंब बटे आधार। तो इस तरह से अगर हम देख लें, ये इक्वेशन अगर 1 है, ये 2 है, दोनों को एक भाग दें तो हमें टेन तो मिलेगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अर्थात अगर हम इस तरह से इसका डिवीजन करते चले जाएं तो हमें टेन का वैल्यू मिल जाएगा। और टेन 0 क्या वैल्यू आ जाएगा, 0। टेन 30 1/2 कैंसिल, 1/√3 कट जाएगा, 2 कैंसिल √3 और इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित कभी कभी ये मान 1/0 के रूप में भी आता है, लिखा हो जाता है। अब जानते हैं कि टेन का पूरक है कोटेन, इसलिए उल्टा लिखते चले जाएंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित इसके लिए √3, इसके लिए 1, इसके लिए 1/√3 और इसके लिए 0। सेक नीचे। अब सेक जो है वो है 1/cos और कोसेक जो है 1/sin। तो इसलिए इसका उल्टा करते चले जाएंगे। सेक के लिए तो 1/1 बताइए 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √1, इसका उल्टा और 0/1 लिख देंगे
क्या आ जाएगा, इसके लिए लिखिए साइन 0, या ये कर सकते हैं कि कॉसेक का पूरक होता है, इसलिए यहाँ से अपरिभाषित लिखिए। इसके लिए 2, इसके लिए रूट, इसके लिए 2/√θ और इसके लिए कितना हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, उनके विभिन्न कोण और उसका वैल्यू भी याद कर लिया। अब कुछ सामान्य परंतु महत्वपूर्ण सूत्र, सत्यापित करने का तो समय है नहीं। देखिए, sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू sec² θ माइनस tan² θ बराबर, और तीसरा cosec² θ माइनस cot² θ। इसी तरह से कुछ फॉर्मूले इसके बनते हैं, उसको देख लीजिए। अगर कहें तो sin² θ बराबर 1 माइनस cos² θ, उसी तरह से sin θ इधर स्क्वायर तो इधर अंडर रूट लगा तो 1 माइनस cos² θ। यहाँ से sec² θ इक्वल टू इधर माइनस पर प्लस हो जाएगा tan² θ, और sec θ इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan² θ। cosec² θ बराबर 1 प्लस cot² θ। फिर cosec θ इक्वल टू लिख लीजिए इधर अंडर रूट 1 प्लस cot² θ। cos अगर फाइंड आउट करना हो तो लिखेंगे cos θ बराबर 1 माइनस sin² θ, cos² θ लगाएंगे, cos θ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin² θ। यहाँ से देखिए tan² θ अगर निकालना हो तो इधर माइनस tan² θ इधर लेके जाइए प्लस tan² θ, और इधर जो 1 है दूसरी तरफ माइनस कर दीजिए, sec² θ माइनस 1 हो जाएगा। tan θ इक्वल टू लिख देंगे फॉर्मूला sec² θ। इन सभी फॉर्मूला को याद करना जरूरी है, बिना फॉर्मूला के कोई प्रश्न बनता नहीं है ना। नेक्स्ट चले, इसी तरह से cot² θ बराबर cosec² θ माइनस 1 हो जाएगा, और cot θ इक्वल टू अंडर रूट cosec² θ माइनस 1 हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास में हम त्रिकोणमिति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल को भी आपके सामने लेकर आएंगे। इसका लाभ लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल @वंदे भारत स्टडी जोन से जुड़ जाएं, और बोर्ड के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम आपके सामने अपने YouTube चैनल @वंदे भारत स्टडी जोन से लेकर आने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। हमारा संकल्प है कि हम बनाएं कुछ बेहतर और सबसे अलग। जय हिंद।